वर्तमान में भारतवर्ष में लेबर लॉ के ज्ञान की कमी दिखाई देने लगी है। इसलिए मैं और मेरी संस्था का पूर्ण प्रयास है कि हम एचआर टीम के अंदर लेबर लॉ का ज्ञान पैदा करें, लेबर लॉ की नॉलेज या लेबर लॉ की अवेयरनेस को और बढ़ाएं। इसीलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट पर बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। और उसमें विशेष बात यह है कि जब नए कोड आएंगे उन कोडों में स्टैंडिंग ऑर्डर्स में काफी कुछ बदलाव किया गया है और उसका बेनिफिट एम्प्लॉयर्स को देने की बात कही गई है। इसलिए अभी से आपको डिफरेंस इन बिटवीन स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का पता होना चाहिए। आज इसी विषय पर आपकी जानकारी पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जिनको मानक स्थायी आदेश कहते हैं, और जो सर्टिफाइड हैं, जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उन दोनों के बीच क्या अंतर है। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट है एक यूनिफॉर्मिटी, जो टर्म्स और कंडीशंस की पूरे एम्प्लॉयज की है, वर्कर्स की है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट से कवर होते हैं, उनमें सब के साथ एक सा रूल लागू किया जाए, यूनिफॉर्मिटी हो। दूसरा, टू कल्टिवेट हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और वर्कर्स। इनके साथ हमेशा हार्मोनियस रिलेशन बने रहें, औद्योगिक संबंध बहुत मधुर हो, कटुता ना हो किसी तरह की, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म के रिलेशंस अच्छे होंगे। तीसरा, टू एंश्योर दैट द कंडीशंस ऑफ सर्विस आर क्लियरली कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉयज। वो इसलिए है कि एक एक वर्कर को पूरी जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कंडीशन है या उनकी जो सर्विस कंडीशंस स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं, वो पूरी तरह उनको कम्युनिकेट हो। मैं उदाहरण से क्लियर करता हूं कि आज हर स्टैंडिंग ऑर्डर में या हर ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट की एज फिक्स, लेकिन ये जो उद्योग 1950-60 के दशक में लगे थे, तब वो स्टैंडिंग ऑर्डर में रिटायरमेंट की एज नहीं डालते थे। बाद में उनको एम्प्लॉय को रिटायर करने में बड़ी मुश्किल आई और बाद में उस क्लॉज को इनकॉर्पोरेट किया। इसीलिए दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर स्टैंडिंग ऑर्डर्स में उन क्लॉजों को डालना ही सर्टिफिकेशन कहलाता है या अमेंडमेंट इन सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहलाता है। इसीलिए सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स की प्रोसेस को पूरा किया जाना और अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई कराना आवश्यक है। नंबर 4, टू रेगुलेट द रिटायरमेंट, प्रमोशन, डिस्चार्ज, रिक्रूटमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शंस, लीव, हॉलीडेज, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, retirement age, and other pertinent aspect of concerning employee of the workers in industrial establishment। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सब स्टैंडिंग ऑर्डर में क्लियरली लिखी होनी चाहिए। फिर एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे किसी को आपको माइनर मिसकंडक्ट पर या मेजर मिसकंडक्ट पर चार्जशीट देनी है, तो आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि माइनर मिसकंडक्ट में क्या क्या एक्शन ले सकते हैं और मेजर मिसकंडक्ट में क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। ये सब चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर में जितनी गहराई के साथ, जितने विस्तृत रूप से क्लियर कर दी जाएंगी, उतने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में नहीं मिलती हैं। इसलिए जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स कराए जाते हैं उस प्रोसेस में इन चीजों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखते हुए उन चीजों को पहले से ठीक किया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये स्टैंडिंग ऑर्डर के हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं और सर्टिफाइड क्या हैं। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेफर टू द वन गिवन द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। वो सेंट्रल ने बनाए और कुछ स्टेट ने अपने बनाए। वो हर तरह की इंडस्ट्री में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो आयरन ओर हो,
चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे हैवी मशीनरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, या आपका कोई और उद्योग हो, सब में एक से ही स्टेट के रूल होते हैं। जबकि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हर एस्टेब्लिशमेंट के अपनी नीड के हिसाब से उन जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उनको ध्यान में रखते हुए अपने तैयार किए जाते हैं, और उनमें या तो कुछ चीजें डिलीट कर दी जाती हैं या कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं, और उनको सर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सर्टिफाई कराकर उनकी एक एक कॉपी सबको सिस्टम के अनुरूप चस्पा कर सबको कम्युनिकेट कर दी जाती है। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स कैन बी अमेंडेड आफ्टर पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसकी एक खूबी यह भी है कि एक बार सर्टिफाई होने के बाद उसको 6 महीने के बाद पुनः आप उसमें कोई एडिशन डिलीशन कर सकते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट कब करेगी वो कोई नहीं जानता, इवन स्टेट डू नॉट नो। इसलिए अपने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एंड सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स is that the model standing orders are guidelines for creating standard orders, while certified standing orders are legally binding. जो गाइडलाइन यदि आपने उनको जब चाहे जैसे चाहे उनको यूज कर अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाइड करा लिया है तो वो हमेशा आप पर लीगली बाइंड होंगे। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स केवल उन्हीं केस में बाइंड होंगे जब कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा। जब तक आपकी इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट नहीं है उनकी कोई लीगल सेंसिटी आपके लिए नहीं है। लेकिन सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स में हर प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड होगी उन सब के लिए वो बाइबल माना जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स का सहारा लेकर उसमें अपनी नीड के हिसाब से कुछ एडिशन डिलीशन कर एप्लीकेशन बनाकर फॉर्म 1 के साथ सबमिट की जाती है। यूजुअली वह डिप्टी लेबर कमिश्नर जो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो स्टेट को, और सेंट्रल की है तो सेंट्रल को सबमिट की जाती है। दूसरा, ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। एम्प्लॉयर्स इंक्लूड द 5 कॉपीज, 5 कॉपी में बनाकर एक अपनी एप्लीकेशन के साथ फॉर्म 1 के साथ उसको सबमिट करता है। फिर उसका रिव्यू करता है जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है। वह उस सर्टिफाइंग ऑफिसर में मेक चेंजेस, वह अपने विवेक के आधार पर जो कानून संगत हो, विधि संगत हो, विधि सम्मत हो, वह ड्राफ्ट में अमेंड कर सकता है, या यदि वह चाहे तो दोनों पक्षों को, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय या वर्कर या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव या यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर उन विषयों को डिस्कस कर सकता है, या कोई क्लैरिफिकेशन ले सकता है, या अपना क्लैरिफिकेशन दे सकता है। यह रिव्यू प्रोसेस ही स्टैंडिंग ऑर्डर की मेन प्रोसेस है, क्योंकि कभी कभी कुछ एम्प्लॉयर उन चीजों को भी डालना चाहते हैं या कुछ एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियन उन चीजों का भी अपोज करती हैं जो लीगल है, और एम्प्लॉयर उन चीजों को भी लाना चाहता है जो लीगल नहीं है। तो इसीलिए ये जो विवेक है सर्टिफाइंग ऑफिसर का वो वहां काम करता है, दोनों को समझाता है और उसको फिर दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस में लेता है। नंबर 4 है सर्टिफिकेशन। सर्टिफाइंग ऑफिसर सर्टिफाइड द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। जब दोनों की सहमति बन जाती है तो उनको वो सर्टिफाइड करता है, सर्टिफाई करता है। उन पर दोनों पक्षों के, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव के भी, एम्प्लॉय या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव या ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के भी, सबके साइन होते हैं और वो स्वयं भी साइन करता है, एक एक कॉपी देता है, अपने रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करता है, ताकि फ्यूचर में यदि कोई जरूरत पड़े तो जो उसकी रजिस्ट्रेशन की सर्टिफाइड कॉपी होगी जिसे वो अपने रजिस्टर में पेश करता है वही
मौलिक कॉपी मानी जाएगी। उसमें जो शब्द लिखे होंगे उन्हीं की व्याख्या की जाएगी। यदि किसी ने उनका अपने हिसाब से कुछ चेंज कर लिया, उसकी कोई लीगल सेंसिटिव नहीं होगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आवश्यक है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद वो कॉपी देगा, एम्प्लॉयर उसको अपने गेट पर चस्पा करेगा, तहाँ से आने जाने वाले सभी एम्प्लॉई वर्कर उसको पढ़ सकें जिन पर लागू होता है। या जब भी वर्कर ज्वाइन करेगा तो उसको एक कॉपी देगा या उसको पढ़ाएगा, उसके सिग्नेचर लेगा कि मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़े समझे और मैं उन्हें लागू करूंगा। यह एक साइन की प्रोसेस है। तो ये सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स की जो प्रोसेस है, यह पूरी हो जाने के बाद एम्प्लॉयर्स को बहुत सारे या एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। अब वो बेनिफिट क्या क्या है उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बाइंडिंग इफेक्ट। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स दोनों पक्षों पर पूर्ण रूप से बाइंड होते हैं। दूसरा, क्लियर कम्युनिकेशन। जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा है वही मान्य होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं लग सकती। यदि उसको चेंज करना है, अमेंड करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, तो हर 6 महीने सर्टिफिकेशन की डेट के 6 महीने के बाद फ्रेश एप्लीकेशन लगाकर उस प्रोसेस को पुनः अपनाया जा सकता है। तीसरा, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि कोई नेपोटिज्म हो या फेवरेटिज्म हो, सबके साथ एक साथ एक्शन लिया जाता है। यूनिफॉर्मिटी, सबके साथ समान रूपता, एक रूपता का व्यवहार किया जाता है। हार्मोनियस रिलेशंस, औद्योगिक संबंध बड़े हार्मोनियस रहते हैं, सौहार्दपूर्ण रहते हैं, क्योंकि सबके लिए एक से रूल्स हैं, पूरा डेमोक्रेटिक पैटर्न है। कोई भी कॉपी ले सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर सकता है। नंबर 4 है रेगुलेशन। जैसे आप रेगुलेशन सबके लिए एक सा रेगुलेट है। एक उदाहरण से समझाता हूं कि किन 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 मिसकंडक्ट में चार्जशीट दी जा सकती है। यदि उसकी इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी में कौन कौन बैठ सकते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर कौन हो सकता है, ये सब चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्लियर कर दी जाती हैं। दूसरा, किसके लिए क्या सजा होगी, यह भी बहुत जरूरी है कि सजा किस मिसकंडक्ट के लिए क्या क्या दी जा सकती है, वह भी स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है। नंबर नेक्स्ट है बाइंडिंग बिल्डिंग इफेक्टिव वर्क कल्चर। जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी इफेक्टिव वर्क कल्चर बनानी है वो हमेशा सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की प्रोसेस को यूज करते हैं, अपनी कल्चर को टाइम टू टाइम अमेंड करते हैं। जैसी नीड होती है वैसे अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में अमेंडमेंट लाते हैं, कुछ चीजें समय के हिसाब से डिलीट करते रहते हैं। मैं आज एक मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी उदाहरण दे सकता हूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अभी अपने वर्कर्स में मिसकंडक्ट में ये भी डालने लगे हैं कि कोई भी यदि नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी सोशल मीडिया पर डालेगा तो उसके लिए क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब ये बहुत सारे लोग इस क्लॉज को भी अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लाने लगे हैं, और जहां स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लाना मुश्किल होता है वहां उनको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के थ्रू इस क्लॉज में डालते हैं। इसीलिए सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का समय से अमेंडमेंट होना या मॉडिफाई होना बहुत आवश्यक है, और इसको समय रहते हुए अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अमेंड करना चाहिए। इससे वर्क कल्चर बहुत इफेक्टिव बनी रहती है। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सब चीज बड़े आराम से साधारण शब्दों में समझ आई होगी। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न बचता है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स वर्सेस सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स के विषय में, आप हमें लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मैंने यहां दिया है। मेरे यूट्यूब पे आप और बहुत सारे इस तरह की जानकारी अपनी अपडेट कर सकते हैं।